बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद महमूद टामरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे पास इस प्रोग्राम में आज डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं। आपका रिसर्च की दुनिया में एक नाम है। प्रोफेसर डॉक्टर जवाद इकबाल सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हैं। आप डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टर एडवांस स्टडीज और रिसर्च बोर्ड के ओहदे पर फाइज हैं और इसके अलावा आप सिंडिकेट मेंबर प्रोफेसर की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप चेयरमैन एडमिशन कमेटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर हैं। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की डेवलपमेंट के हवाले से, रिसर्च कल्चर के बारे में बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप एक रेडियो चैनल से अब बहावलपुर का पहला ये आवाज़ बहावलपुर के नाम से आपने जो चैनल बनाया है, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। और आपने एक अच्छे काम का आगाज़ किया है, अल्लाह ताला आपको इसमें सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मसरूफ ज़िंदगी से कीमती टाइम निकाल कर आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, हम अगर तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैं बुनियादी तौर पे मुझे कहते हैं सन ऑफ द सॉइल, तो मैं बुनियादी तौर पे सन ऑफ द सॉइल बहावलपुर मेरी पैदाइश है। यहीं बहावलपुर में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। एफसी पब्लिक स्कूल बहावलपुर से मैंने अपनी इब्तदाई जो मेरी स्कूल की तालीम है और फिर उसके बाद एससी कॉलेज बहावलपुर से मेरा कॉलेज का पीरियड है और फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने एमबीए किया। ये बात है बैक इन 1995-96 में। उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया, मेरी जॉब हो गई थी। मैं चला गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, काफ़ी अर्सा 8 साल मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सर्व करता रहा। उस दौरान मैंने इस्लामाबाद से ही एमएस किया मैनेजमेंट साइंसेज में और फिर वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फिर मैं ज्वाइन कर दिया मैंने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं तकरीबन 10 साल मैंने जॉब की माशाल्लाह। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पीएचडी करने के लिए मलेशिया चला गया। मलेशिया से मैंने पीएचडी किया और उसके बाद वापस पाकिस्तान आ गया। तो 2013 में मुझे हायर एजुकेशन कमीशन से कहा गया कि जनाब बहावलपुर में उन्होंने रीजनल ऑफिस खोलना है, तो आप जाके उसका इंतजाम संभालें। तो मैं जो बहावलपुर में रीजनल ऑफिस बना था हायर एजुकेशन कमीशन का, उसका पहला इंचार्ज भी था। तो 2 साल मैंने वहाँ सर्व किया और उसके बाद फिर 2015 में मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ज्वाइन किया एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो उसके बाद मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज उसका चेयरमैन रहा। फिर वहाँ से सफर जो है डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटी का और चलता रहा और अब हमारा डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो चुका है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। तो मैं उसका डायरेक्टर हूँ माशाल्लाह। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आप एज अ डीन भी काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है, क्या तासुरात इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है, मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि मेरा पहला इश्क है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर मेरा पहला इश्क है। मुझे इस इदारे से इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार है कि मैं इसमें पढ़ा। मैंने यहाँ से बीएससी किया, फिर मैंने यहाँ से एमबीए किया और मैं समझता हूँ कि मेरा इदारे का मेरे पे कर्ज था और मैं वो कर्ज उतार रहा हूँ, मुझे कर्ज उतारते रहना है। तो इसीलिए इदारे की बेहतरी के लिए मैं जितना कर सका मैं उतना, जितनी मेरे में हिम्मत है, जितनी मेरी ताकत है, अल्लाह ने मुझे हौसला दिया है, मैं उतना करूँगा और इंशाल्लाह करता रहूँगा जितनी मैं ताकत और हिम्मत है। जहाँ तक ताल्लुक है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ने बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय की और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से महबूब साहब वाइस चांसलर आए हैं
तो यूनिवर्सिटी की जो पेस है, वर्किंग पेस है, डेवलपमेंट पेस है, वो बहुत तेज हो गई है, जिससे ये पता चलता है। हम एक अपने मैनेजमेंट में लीडरशिप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक लीडर काम करने वाला हो, उसकी पेस हो, तो ऑटोमेटिकली इदारा जो है उसकी पेस भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। अगर लीडर स्लो आ जाए तो फिर उसकी पेस भी स्लो हो जाती है। तो हमारे खुशकिस्मती है कि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल महबूब साहब हमारे वाइस चांसलर हैं, और उन्होंने इस इदारे को एक नई बुलंदियों में पहुंचा दिया है। डॉक्टर साहब, अगर हम आपकी लाइफ के हवाले से बात करें, तरीकी सवाल भी करेंगे, आपकी लाइफ के हवाले से भी बात करेंगे। आपकी डेली रूटीन क्या है, दिन का आगाज कैसे करते हैं? सर, दिन का आगाज तो अल्लाह के नाम से ही होता है जी। माशाल्लाह। सुबह 10 बजे की नमाज के बाद जो है वो रूटीन स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद 8:30-9 बजे तक मैं दफ्तर होता हूँ और काम शुरू हो जाता है। उसमें डिपार्टमेंट के काम हैं मेरे पास, चूँकि जिम्मेदारियाँ काफ़ी सारी हैं। आजकल जैसे आपको पता है कि एडमिशन्स अपने अरूज पे हैं, तो एडमिशन्स में जो मसाइल हैं उसका हल अल्टीमेटली वो मेरे पास आता है, बीइंग चेयरमैन एडमिशन कमेटी। तो मुझे वो देखने होते हैं सारा दिन। फिर साथ ही साथ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च बोर्ड का चेयर डायरेक्टर होने के नाते वो जो मामला हैं जो थीसिस के हवाले से है, रिसर्च के मामला हैं, उसको भी देखना होता है। फिर डिपार्टमेंट के मामला हैं। डिपार्टमेंट चूँकि आजकल छुट्टियाँ हैं, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कम है, लेकिन जब डिपार्टमेंट ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें भी फ्लो ऑफ वर्क बढ़ जाता है। तो बस काम काम और बस काम। बिल्कुल ऐसा है। आपके रिसर्च आर्टिकल के हवाले से बात करें तो आपके रिसर्च आर्टिकल किस हवाले से हैं? उसमें 2-3 डायमेंशंस हैं। मैंने इब्तिदा की, मेरा बेसिकली जो पीएचडी है वो मैनेजमेंट में है, तो मेरा फोकस जो था इनिशियली वो मैनेजमेंट की तरफ था। मैनेजमेंट ओरिएंटेड मेरी रिसर्च रही सारी की सारी, जिसमें के बिहेवियर्स के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप बिहेवियर्स के ऊपर, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट किया, क्योंकि वक्त के साथ साथ मैनेजमेंट में एक नई डायमेंशन आ रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप की। ये एंटरप्रेन्योर जो हैं वो भी मैनेजर्स हैं, वो भी सुपरवाइजर्स हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट की। उनके ऊपर मेरे काफ़ी सारी रिसर्च है। उसमें मेरे पीएचडी भी मैंने कराए हैं, 2 पीएचडीज मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। आजकल मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हुकूमत की भी कोशिश है कि इस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन की जाए, और जो गुर्बत है उसका खात्मा किया जाए। गुर्बत के खात्मे के लिए हमें ज़रूरी है कि हम आवाम को, लोगों को उठाएं, ह्यूमन डेवलप करें। तो मैं आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, और उसके ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरा एक HEC का प्रोजेक्ट है, NRPU का, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम जो है HEC का, उसका मेरा एक प्रोजेक्ट भी है, उस हवाले से भी मेरा काम जारी है। तो आजकल का ज़्यादा फोकस मेरी रिसर्च का ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर टोटल रिसर्च आर्टिकल के हवाले से बात करें तो आपके टोटल रिसर्च आर्टिकल कितने पब्लिश हो चुके हैं, इम्पैक्ट फैक्टर कितने हैं? मेरे तकरीबन 43 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं अब तक, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हैं। इसमें से 22 पेपर मेरे इंटरनेशनल हैं, और उसमें से कोई 15 या 16 पेपर हैं जो मेरे इम्पैक्ट फैक्टर के हैं, और बाकी मेरे कोई 10 पेपर हैं, शायद ये 15 पेपर हैं जो मेरे लोकल जर्नल में। मेरा ज़्यादा काम जो है वो इंटरनेशनली पब्लिश हुआ है। जी, बाहर दुनिया में मेरा काम ज़्यादा पब्लिश हुआ है। इस तरीके से मैंने लोकल कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी कम अटेंड की हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं मेरी वो ज़्यादा हैं, तो मैंने वहाँ ज़्यादा फोकस रखा है। सर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? जी, असल में थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ आपको। जी, मैनेजमेंट साइंसेस का जो इंस्टीट्यूट है, ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस हुआ करता था। जी, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस का चार्ज जो है 2015 में संभाला। उस वक्त यहाँ हमारे पास आपको याद होगा ओल्ड कैंपस में हुआ करते थे जी, थोड़े से स्टूडेंट होते थे, 400-500 हमारे स्टूडेंट होते थे। अब उसके बाद हमने फोकस किया सबसे पहले कि इसमें हम कोई मैं जो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो मेरा फोकस है, जी, तो मैंने उसके लिए सबसे फैकल्टी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी।
मेरे पास फैकल्टी जो थी बहुत थोड़ी सी, 18-19 लोग थे, पीएचडी एक भी नहीं था। मैं पहला पीएचडी इंडक्ट हुआ और उसके बाद एमफिल, चंद लोग एमफिल थे, बाकी सारे सिंपल उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई थी, 16 इयर्स क्वालिफाइड थे। तो मैंने पहला जो टारगेट था वो ये रखा कि पीएचडीज की इंडक्शन की जाए। तो इनिशियली बड़ी अपने पर्सनल कुछ रेफरेंसेस यूज किए, कुछ दोस्तों से कहा। एक दोस्त थे वो यूटी लाहौर पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं आप वहाँ रिजाइन करें, आप आगे में ज्वाइन करें, उन्हें खींच के लेकर आया। इससे और लोग खींच के लेके आया मैं, और मैंने यहाँ कुछ 4-5 पीएचडी हमने इंडक्ट किए। और उसके बाद हमारा चूंकि पीएचडी नहीं थे, एचईसी की रिक्वायरमेंट थी, जब 2 आपके पास पीएचडी होंगे तो आप एमफिल प्रोग्राम चला सकते हैं। तो हमारा एमफिल प्रोग्राम बंद था, पीएचडी प्रोग्राम तो हमारा सोच ही नहीं सकते थे। तो हमने एमफिल प्रोग्राम को रिज्यूम किया, चलाया। पीएचडी प्रोग्राम के लिए एफर्ट्स की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी की जल्दी हमें एनओसी मिल गया, हमने पीएचडी की इंटेक शुरू किया। जब हमारा एमफिल पीएचडी का नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो फिर लोगों को नजर आया कि यार इस डिपार्टमेंट में अब पोटेंशियल है, अब हमें जाना चाहिए। वरना हमारे बहावलपुर के लोग मायूस होते, इधर उधर कोई मुल्तान जा रहा था, कोई लाहौर जा रहा था, कोई यहाँ जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि यहाँ भी बेहतरी आनी शुरू हो गई है जी। वक्त के साथ साथ हमारे तादाद जो है वो बढ़ती लगी। इस वक्त 3000 के करीब हमारे स्टूडेंट हैं और 70 के करीब हमारी फैकल्टी है, जिसमें मेरे पास 35 पीएचडीज हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा फिगर है। इस वक्त हमारे पास मोर देन 100 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं पीएचडी में हमारे पास। और एमफिल के हमारे पास तकरीबन 400-450 स्टूडेंट जो एमएस डिफरेंट एमएस हमारे पास एनरोल्ड हैं। हमने फिर यहीं पे अपना सफर खत्म नहीं किया, रुक नहीं गए, क्योंकि मैं ठहरने के खिलाफ। मैं कहता हूँ कि हमें चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सफर वसीला ज़फर होता है। आप सफर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो रास्ते निकलते आएंगे, नई नई राहें खुलती रहेंगी। तो इसलिए मैंने अपना सफर बंद नहीं किया, हम चलते रहे। हमने फिर सोचा कि हमें स्पेशलाइज्ड हो जाना चाहिए। अब हम जनरलाइज ना रहें, तो हम स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो फिर हमने 9 डिपार्टमेंट क्रिएट किए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में कन्वर्ट किया, और इसके अंदर 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने कन्वर्ट किए। उस हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को सामने रखते हुए जिनकी मार्केट में डिमांड है। मसलन हमने डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस बनाया, फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया, फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस बनाया, फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन बनाया, जिसकी यहाँ बहुत जरूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बनाया, ये एक बड़ा यूनिक डिपार्टमेंट है, इसमें कॉम्बिनेशन है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से बात हुई, हमने फिर टूरिज्म का डिपार्टमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया। ये मैं बता रहा था आपको कि पूरे पाकिस्तान में शायद 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये डिपार्टमेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बतौर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम चलाने में एक नुकसान ये है कि मैंने देखा कि जो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंडर चल रहा है, तो इसमें टूरिज्म पे फोकस कम और एनवायरनमेंट की तरफ फोकस ज़्यादा। तो हम ये चाहते थे कि टूरिज्म को फोकस किया जाए। अच्छा, इसमें भी एक मैं आपको बताऊं कि मेरी एक ख्वाहिश ये थी कि हमारा जो ये खिता है जनूबी पंजाब, कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इसकी तरफ कभी किसी ने गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं किया। हम हमेशा जब भी टूरिज्म की बात आती है हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरिया हमेशा वहाँ से। अगर आप देखें दुबई में क्या है सिवाय रेत के, डेजर्ट है सारा, और उन्होंने उस डेजर्ट को ही एक बहुत बड़ी टूरिस्ट साइट बना दिया है और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो है वो सालाना दुबई जाते हैं। तो हमारे पास में बहुत बड़ा चोलिस्तान मौजूद है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ पहाड़ भी है, मरी जैसे मकाम भी है, यहाँ सहरा भी है, पर यहाँ सब कुछ है। यहाँ ठंडा इलाका भी है, यहाँ गर्म तरीन इलाके भी है, डेजर्ट भी है। अच्छा, डेजर्ट सफारी
जो है वो बड़ी, आपको पता है वहाँ दुबई में होती है। जी तो हमने यहाँ सोचा, उस पर हमने फिर ये वर्किंग स्टार्ट की, और हमने फिर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है इस पोटेंशियल को सामने रखते हुए हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्टार्ट की। इसमें हमें बड़ा साथ दिया गवर्नमेंट के मुख्य इदारों ने। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने हमें बहुत साथ दिया, जी उन्होंने हमें बड़ा इंकरेज किया। हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुए। पाकिस्तान की पहली टूरिज्म बेस्ड यूनिवर्सिटी जो है कोसार यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमारा एक MOU हुआ। उन्होंने बड़ा हमसे हमें इस पे अप्रिशिएट किया। यानी आप फोर्ट मनरो से शुरू हों और आप चलते चले जाएं तो फोर्ट मनरो में आपको बहुत ठंडा इलाका है, जी और फिर इधर से आए आप भावलपुर में आ जाएं, मुल्तान में चले जाएं तो वहाँ मज़ारात हैं जी जो बड़ी ज़बरदस्त साइट्स हैं। कुछ शरीफ में चले जाएं जी तो कुछ शरीफ में वो एरिया है, वो मज़ार हैं जो आज तक छुपे हुए हैं, लोग वहाँ बड़े कम लोग गए हैं उधर। और ये शायद आपको ना पता हो कि कहा जाता है कि शरीफ में तो इंसानी हिस्ट्री की पहली यूनिवर्सिटी जो है वो क़याम शरीफ में। अच्छा जी, अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें तो मिलेगा आपको। हम्म, इस हवाले से बड़ी ये इसे कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सिविलाइजेशन है, इसको लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। फिर जो विंटर टूरिज्म है, हम आज तो समर टूरिज्म में हैं, जी विंटर टूरिज्म का भी नहीं सोचा। तो हम विंटर टूरिज्म जो है वो इसके लिए बेस्ट एरिया है बिल्कुल तो हम उसको फोकस करते हुए हम लेके चल रहे हैं। विंटर टूरिज्म के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे इलाके को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से हमने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें नए डिपार्टमेंट बनाए। इंस्टीट्यूट के अंदर 9 नए डिपार्टमेंट्स हमने फिर इसके अलावा हमारा एक और था कि ये भी एक नया डिपार्टमेंट है जो इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंकिंग है। इस्लामिक बैंकिंग पे आज तक काम छोटे छोटे प्रोग्राम तो चल रहे हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं था। हमने पहली मरतबा इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर प्रॉपर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, और उसका फिर इस वक्त कोलैबोरेशन बड़ी बेहतरीन चल रही है मुख्तलिफ इस्लामिक बैंक्स के साथ। तो हाल ही में आप विजिट भी किए कराची में कहते हो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस कॉल की, उसमें गए थे। मीज़ान बैंक के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हमने MOU साइन किए हैं। बड़ा अच्छा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आगाज है, इब्तिदा कर दी है हमने। तो देखें अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ ना कि इब्तिदा कर दें, सिंसियरिटी के साथ चलें तो अल्लाह ताला रास्ता खुद ही बना। तो ये मेरा डिपार्टमेंट का था। जबरदस्त सर मैनेजमेंट के साइंसेस के तुलबात का अगर हम स्कोप के हवाले से बात करें, जब हम डिग्री लेकर जाते हैं तो स्कोप में थोड़ा सा डिस्कस करें। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाहूँगा जी। हमने ये सोचा कि हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि देखें हमारा जो स्टूडेंट है उसमें और जो IBA कराची से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है या लम्स का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है या कराची लाहौर की बड़ा फर्क है, बड़ा वाज़ेह फर्क है। ठीक है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटियों का, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ आता है, हमारे पास जो स्टूडेंट आता है, वो कब्रिस्तान से आता है, वो फतेहाबाद से आता है, वो हारूनाबाद से आता है, यजमान से आता है, एशिया से आता है, बलूचिस्तान के लोग आते हैं। तो ऐसे दूर दराज के इलाकों से आते हैं जहाँ जो बेसिक एजुकेशन का लेवल है वो बहुत हाई नहीं है, वीक स्टूडेंट होता है। हम उसको पॉलिश करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को ना एक बात कहा करता हूँ, जो मेरे डिपार्टमेंट पहले दिन आता है ओरिएंटेशन में, उसे कहता हूँ यार आज आप लोग अपनी ना तस्वीरें खींच लें, ठीक, और तस्वीरें खींच के आज रख लें, ठीक है। 4 साल बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे फिर तस्वीर खींचिएगा और फिर दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आ रही है तो फिर मैं समझूंगा ये मेरी कामयाबी है। पहली कामयाबी को मैं यहाँ गेज करता हूँ। सेकंड जो है, अब अगला स्टेप है कि स्कोप का। वो बच्चा जो मेरे पास से पास आउट हो, उसकी मार्केट में उसकी किस तरीके से वो खप सकता है या उसकी एम्प्लॉयबिलिटी का क्या है। आपको पता है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। इसी चीज को सामने रखते हुए हमने डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इनोवेशन डिपार्टमेंट जी, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढते फिरें, तो नौकरी मतलब लेने वाले ना बल्कि देने वाले, अपना बिजनेस को स्टार्ट करें। और इसके ऊपर हमारा इस वक्त फोकस ज्यादा है। आप हैरान होंगे सुन के
कि अभी हमें 1.5 साल हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोले हुए। मेरे पास भी 3 सेमेस्टर का इंटेक आया है और इस दफा चौथे सेमेस्टर का इंटेक आया है। बिजनेस इनोवेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। हमारा जो टारगेट था वो यही था कि तीसरे से चौथे सेमेस्टर में हम उन्हें कहेंगे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें छोटा। कोविड का आना जो है, लोग इसको समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा अजाब है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। कोविड जो आया ये एक अल्लाह की ब्लेसिंग के तौर पे इसने दुनिया में सोच बदल दी, दुनिया की सोच बदल दी। दुनिया जो पहले छोटी थी अब वो बड़ी हो गई, ग्लोबल हो गई। ऑनलाइन सर्विसेज की वजह से, ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से वो इतना वसी हो गया कि अब हमारे लोगों के लिए पूरी दुनिया ओपन है। अब वो जो ऑनलाइन आप परचेज करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह चौथे सेमेस्टर में है, वो तीसरे सेमेस्टर में है, वो 50-60 हज़ार रुपए आराम से कमाते हैं। इस सक्सेस को सामने रखते हुए मैंने कुछ सोचना शुरू किया और फिर मैंने इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया, HEC को भेजा, तो HEC ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आजकल हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर करता है, कुलसूम है, हम 3 लोग हैं, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। हमारा इस वक्त काम ये है कि हम इंडस्ट्री से इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनसे आइडियाज दे रहे हैं और फिर हम करिकुलम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। हम वो करिकुलम डेवलप करना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को बढ़ा दें। ऐसी कौन सी उसके अंदर हम समझते हैं कि कौन सी स्किल्स जो हैं हम उसको इनकॉर्पोरेट कर दें कि उनकी वजह से उसकी एम्प्लॉयबिलिटी की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए। वो उसके ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करीब आपको इसमें भी कुछ सक्सेस नजर आएगी। सो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट का स्कोप बड़ा अच्छा है। मेरी जो क्लास पास आउट होती है उसमें जो ड्रीम है वो तो पास आउट होते ही कहीं ना कहीं जॉब पे चली जाती है। 3 लेयर्स होती हैं हर जगह। आप किसी बड़े अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट चले जाएं, बुरे से बुरे इंस्टीट्यूट चले जाएं, स्टूडेंट्स की 3 लेयर्स होती हैं। एक जो बिल्कुल टॉपर्स होते हैं, जो ड्रीम होती है, जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, वो तो फौरन ही कहीं ना कहीं खप जाते हैं। जो सेकंड लेयर है वो थोड़ा सा 2 महीने 4 महीने का थोड़ी परेशानी उठा के वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तीसरी लेयर वो है जो परेशानी का बायस है। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए हम जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं वो डेवलप कर लें ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और किसी नौकरी के लिए परेशान ना हो। ये हमारा मेन टारगेट है। जबरदस्त सर, आपकी सुपरविजन में कितना तलबा एमफिल और पीएचडी होता है? पीएचडी तो मैंने 7 प्रोड्यूस किए हैं अब तक। एमफिल की तो कोई तादाद मुझे याद नहीं, मेरे 60 से ज्यादा लोग तो मैं एमफिल प्रोड्यूस कर चुका हूँ। प्लस 60 प्लस है मेरे पास जो मेरा फिगर है एमफिल स्टूडेंट्स का। एमफिल मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किए हैं, बहुत स्टूडेंट्स साथ मैंने काम किया है और मोहब्बत है हमारे स्टूडेंट्स की कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज़्यादा मेरे माशाल्लाह। सर, आप डायरेक्टर रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज हैं। इस वक्त आईयूबी में कितना तलबा पीएचडी कर रहे हैं? आईयूबी में तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त एनरोल्ड हैं पीएचडी में और तकरीबन 4.5 से 5,000 स्टूडेंट हैं हमारे पास जो एनरोल है एमफिल में इस्लामी यूनिवर्सिटी में। और इस्लामी यूनिवर्सिटी का भी आपने देखा होगा कि रिसर्च कल्चर इम्प्रूव होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और के साथ साथ। यहाँ नई रिसर्च पे काम हो रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बड़ा काम हो रहा है, साइंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो माशाल्लाह खासा हमारे यहाँ काम जो है यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से यह है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में आ चुकी है। टॉप 1000 में 1000 यूनिवर्सिटी में 1200 यूनिवर्सिटी में शामिल हो चुकी है हमारी यूनिवर्सिटी। तो ये रिसर्च का ही वजह है, रिसर्च की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह रैंकिंग में ऐसा ऊपर। अगर ओवरऑल रिसर्च के हवाले से बात करें तो आपका ओवरऑल रिसर्च के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की रिसर्च कल्चर के हवाले से? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान जो लिंक है ना वो मिसिंग है।
हमारी जो इंडस्ट्री है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करती। यूनिवर्सिटी रिसर्च, मतलब मैं आपको बताऊं, हमारी सोच अजीब सी है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच ये है कि वो बाहर से रिसर्च कराने पे लाखों रुपए खर्च कर देगा और वो हजारों रुपए में यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं कराएगा। उसकी वजह है कि शायद कुछ वर्कर एतमाद का फुकदान है, उनको भरोसा नहीं है, उन्हें एतमाद नहीं है। ये एतमाद डेवलप करना जो है ये बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज के जो करंट जो एनवायरनमेंट है वो अब यूनिवर्सिटी के सिनेरियो बदल गए हैं। अब टीचर जो है उसको अपने कमरे से निकलना पड़ता है। अब आप कमरे में बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते। अब आप कमरे में बैठ के अपने डिपार्टमेंट का नाम ऊपर नहीं कर ले आ सकते। अब आप कमरे में बैठ के यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आपने यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना है, रिसर्च प्रमोट करनी है, लिंकेज डेवलप करने हैं, तो आपको अल्टीमेटली बाहर निकलना पड़ेगा, इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री से मिलना पड़ेगा, उसको उसको उसका एतमाद जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं। जब उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो फिर वो आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा। और जिस दिन इंडस्ट्री हमारे पास आनी शुरू होगी तो आप देखिएगा कि रिसर्च की डायमेंशन ही बदल जाएगी। अभी हम अप्लाइड रिसर्च की तरफ कम है। अभी हमारा ज्यादा रुझान जो है वो प्योर रिसर्च तरफ है। अप्लाइड रिसर्च है जो हम इंडस्ट्री के इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारा नहीं। मतलब मैं आप छोटी सी बताऊं जी, पाकिस्तान में कोरोना आया जी, पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने काम नहीं किया कोरोना वैक्सीन डेवलप, कहीं काम नहीं। दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज थी। आप देखें एस्ट्राजेनेका जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोडक्शन है। इसी तरह और काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया में, इवन इंडिया में काम होना शुरू हो गया। इंडिया में बहुत से यूनिवर्सिटीज ने काम किया। तो ये रिसर्च करना बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी का काम है। लेकिन हमारे यहाँ अभी अनफॉर्चुनेटली रिसर्च कल्चर इतना डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश में है, कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगा। बहुत सी वजूहात हैं कि हमारा जो 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 इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, रिसर्च इक्विपमेंट इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है। क्योंकि आपको पता है रिसर्च जो है वो एक्सपेंसिव है, रिसर्च बहुत महंगी होती है। इतनी महंगी होती है कि जो बड़े जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिलियंस की कंपनियां, $1 बिलियन कंपनीज हैं, वो भी कभी कई दफा तो रिसर्च जो है वो ज्वाइन करती है। मतलब मैं मिसाल आपको है, फाइजर जो है जी, ये जो भी कोरोना की जो वैक्सीन आई है, फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन है, वो फाइजर ने अकेले नहीं बनाई है। बायोएनटेक कंपनी है और फाइजर की दो कंपनी का जॉइंट वेंचर है। उनकी एक्सपर्टीज थी, फाइजर का पैसा था, उन्होंने मिलके तो दुनिया में रिसर्च जो है वो क्योंकि एक्सपेंसिव चीज है तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, पैसे लगाना पड़ता है, उसकी थोड़ी सी शॉर्टेज है हमारे। जिस दिन हमें ये शॉर्टेज हमारी दूर हो जाएगी और हम इस बेफिक्री के साथ रिसर्च करेंगे, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप देखिएगा उस दिन हमारी रिसर्च जो है बहुत आगे जाएगी। सर, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज के कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो कितना कॉन्फ्रेंस करवा चुका है, एक फ्यूचर कॉन्फ्रेंस करवाने का इरादा रखता है? जी, हमने देखें 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई हैं हमने और एक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करा चुके हैं। और इसके अलावा हम चूँकि हमारा मल्टी डायमेंशनल वर्किंग होती है हमारी, हम 2 यहाँ पर बिजनेस प्लान कंपटीशन ऑल पाकिस्तान करा चुके हैं। आपको याद होगा यस के नाम से हमने यंग एंटरप्रेन्योर समिट कराई थी, 2 समिट्स करा चुके हैं यंग एंटरप्रेन्योर की और बड़ी सक्सेसफुल रही अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज हैं। पहली जब हमने कराई थी उसमें कोई 45 के करीब यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था पूरे पाकिस्तान में, और जो दूसरी हमने कराया था उसमें 70 प्लस यूनिवर्सिटीज थी पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। और इसी तरीके से हमारे जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, वो भी बड़ी अच्छी रही हमें। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि फॉरेन स्टूडेंट हमें पेपर पढ़ने के लिए आए। यूजुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में एक्सपर्ट्स आते हैं, कीनोट स्पीकर्स आ जाते हैं जो बाहर से आते हैं, उन्हें बुलाते हैं। लेकिन हमारी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसका कमाल ये था तो उसमें बाहर से हमें रिसर्च पेपर्स भी मिले और लोगों ने वो रिसर्च पेपर्स पढ़े भी हमारे पास आके फॉरेनर से। तो इस हवाले से हमारी बड़ी अच्छी माशाल्लाह कॉन्फ्रेंस रही और अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा हम स्लो हो गए थे क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि रिस्की था
लोगों को बुलाना, ट्रैवलिंग की भी मसाइल जी थी, बिल्कुल। लोग ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से अब हमारा प्लान है, हम प्लान कर रहे हैं कि अगले साल इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में, उस वक्त तक हालात मज़ीद अल्लाह करेगा बेहतर हो चुके होंगे कोविड के, तो हम अगले साल मार्च अप्रैल में हमारा प्लान है कि हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, क्या प्लान कर रखा है? डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरी जो फोकस है वो ये है कि जो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट के अंदर बनाए हैं, पहले तो उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों में उसकी अवेयरनेस। भावलपुर में लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मतलब भावलपुर में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत अवेयरनेस नहीं है, भावलपुर में अभी टूरिज्म के हवाले से बहुत अवेयरनेस नहीं है। लोग जहन में एक ही ख्याल आता है, अच्छा यार वेटर बनाना है हमें, टूरिज्म में गया ना, टूरिज्म में एडमिशन, अच्छा वेटर बनाना है, तो इससे आगे हम सोच नहीं है कि यानी कि आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे कि टूरिज्म जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और हमारे ही स्टूडेंट्स, हमारा एक स्टूडेंट है, वो उसने अपना 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद उसने अपना आइडिया निकाला, उसने अपनी छोटी सी कंपनी बना ली ऑनलाइन। फेसबुक पे वो क्या करता है, डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस कर देता है, और ये ग्रुप इस डेट हो जाएगा, अगला ग्रुप इस डेट, 5 7 8 ग्रुप लेके जाता है, वो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो लेके जाता है, और वैन्स हाईएस्ट या बड़ी वैन होती है वो बुक करा के, और वो टूरिस्ट ग्रुप लेके जाता है और लोग घुमा के, तो इस तरीके से उन्होंने अर्निंग स्टार्ट। ये बड़ा बिजनेस है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। और पाकिस्तान तो आपको पता है कि दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से नंबर 1 पे है, कि दुनिया में सबसे फेमस डेस्टिनेशन है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, बड़े खूबसूरत एरियाज हैं यहाँ पे, लोगों ने देखे नहीं, लोग आना चाहते हैं। तो उस हवाले से यहाँ हम प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि टूरिस्ट कल्चर जो है वो डेवलप करें। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, जो टूरिस्ट कल्चर है वो नहीं है। कल्चर से मेरी क्या मुराद है, जो लोग हैं वो टूरिस्ट को कैसे वेलकम, उनके लिए कोई एलियन ना हो, टूरिस्ट जो है उनके लिए एलियन ना हो, वो ये ना हो कि बेचारा कोई घूमने हमारे यहाँ गोरा आ जाए तो अगर परेशानी हो जाए, ऐसा ना हो, एलियन ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम अपने शहरों के, हमारे अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि हमने अपने शहर को साफ रखना है। हमने अपने शहर, यूरोप क्यों मशहूर है, यूरोप में लोग क्यों जाते हैं, यूरोप में उन्होंने अपने शहरों को, अपनी साइट्स को साफ रखा हुआ है। जब आप अपनी साइट्स को साफ सुथरा रखेंगे तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर लोगों ने वहाँ रश पड़ता है और वहाँ पर आने के बाद वहाँ गंद गिर जाता है, सूरत खराब हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से भागना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट लोगों की कम हो जाएगी। तो हमें ये अवेयरनेस जो है ये चलानी है। साथ ही साथ हमें ये अवेयरनेस चलानी है कि टूरिज्म यकीनन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को डैमेज करना शुरू कर दें। हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज्म चलानी है। हमें तीसरी बात यह है कि हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को चलाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना आया तो जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो हिट हुई, जो एडवर्सली हिट हुई, वो टूरिज्म इंडस्ट्री थी। इसलिए कि जहाज बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए, टूरिस्ट साइट्स बंद हो गई, तो वो लोग, ये लाखों मिलियंस ऑफ पीपल थे जिनका रोजगार से वापस आ, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। तो हमें ऐसे तरीके सोचने हैं कि हम इस तरह की कोई सिचुएशन अगर दोबारा पैदा हो जाए तो हम उसको किस तरीके से कोऑप कर सकते हैं। यानी कि हमें सस्टेनेबल टूरिज्म तरफ जाना है कि हर सूरत हाल में हम सस्टेन कर सकें, टूरिज्म को हम चालू रख सकें, चलता रहे। तो ये मेरे कुछ फ्यूचर प्लान हैं। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के हवाले से हैं, इस तरीके से हमारे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन जो ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, वहाँ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम, क्योंकि भावलपुर सीपैक के मेन ऊपर है, तो हम चाहते हैं कि सीपैक एक सप्लाई चेन की बहुत बड़ी एग्जांपल है, तो उसके ऊपर हम यहाँ से एक्सपर्टीज जो है चाहते हैं कि हम प्रोड्यूस करें और उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन डालें। तो ये हमारे आइंदा के प्लान्स हैं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो इस सिलसिले से ही चलता रहा, हालात बेहतर है तो इंशाल्लाह अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें इंशाल्लाह जल्द अचीव करेंगे।
माशाल्लाह सर, आप रिसर्च के हवाले से एक्सपर्ट हैं, बिजनेस के हवाले से एक्सपर्ट हैं। तो जो आपके स्टूडेंट नहीं हैं, जो बाहर के लड़के हैं, जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूँगा प्लेटफॉर्म से। पहली बात तो ये है कि कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम करें, उस पर हिम्मत नहीं हारनी। वो मैं एक जगह हम पढ़ते हैं कि एक किसी साहब ने ना, एग्जाम्पल समझाता हूँ, जी। कि साहब ने अपना कारोबार स्टार्ट किया, चावल एक्सपोर्ट करने शुरू किया। और जब वालिद से कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसके वालिद साहब मुझे पैसे दे दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो इतना अच्छा नहीं था, अनाड़ी था, वो फ्लॉप हो गया, बिजनेस में नाकाम हो गया, पैसा डूब गया। और अपने बाप के पास गया और कहा, वालिद साहब कि अब्बा जी इस तरह हुआ, मुझे पैसे सारे हो गए। अब ऐसा है कि मैं ना, इसमें तो मैं कामयाब नहीं हो सका, तो मैं मुझे और पैसे में कोई और बिजनेस करूँ। तो उसके वालिद ने बड़ी जबरदस्त बात कही, जो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे पास 500 रुपये हो तुम्हारी जेब में और तुम कहीं जा रहे हो तो गिर जाए, तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? तो भाई मैं जाहिर है जहाँ गिरे होंगे वही ढूंढूंगा। तो उसने कहा, जाओ बेटा, जहाँ पैसे गिरा के आए हो वही ढूंढो। देखिए, पैसे उसने डबोए थे चावल के कारोबार में, तो कहीं जाके ढूंढो, वहीं से तुम्हें मिलेगा। क्योंकि अब जब तुमने नाकामी हासिल की, तुम्हें पता चल गया कि यार ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, इन पे नहीं जाना। तो अब जब तुमने ये सीख लिया है कि इन रास्तों पे नहीं जाना, तो अब कामयाबी की तरफ चल पड़ोगे। तो इस तरीके से ये इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि आप एक काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आप मायूस ना हो, एफर्ट करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आगे कोशिश करने वालों के साथ। तो हमें इसको, एक तो पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरा, मैं उनको ये कहूँगा, जो है वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में नहीं, वो है स्किल एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, एनहांस करें, क्योंकि दुनिया में नॉलेज जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खासतौर से जो आईटी की नॉलेज है, ये 2-2.5 साल बाद ऑब्सलीट हो जाती है। आप 2010 वाला मोबाइल, 2010 में जो मोबाइल फोन आपके पास हुआ करता था, आज 2020 में अगर आप किसी को उठा के फेंक देगा, बच्चा नहीं लेगा। वजह क्या है कि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इतनी तेज है दुनिया में कि कुछ हर 2-2.5 साल बाद आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगी। अब अगर आपने अपनी स्किल को एनहांस ना किया, वक्त के साथ, दुनिया के साथ ना चले, तो आप भी ऑब्सलीट हो जाएंगे और आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो स्किल है उसको एनहांस करते रहना है। और उसके लिए ये इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसीलिए होते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम जो है निकाल के अपनी स्किल्स को, जो नई डेवलपमेंट आ रही है उसके मुताबिक इम्प्रूव करें। सर, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रही है जी। और मैं ये जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का क्या मकसद है, इसमें कितना मेंबर होते हैं, और आप भी प्रोफेसर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप कितना पुरोहित हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट है, उसका किरदार वही है जो किसी भी एक बड़े इदारे में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होता है। यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे वो फाइनेंस के मुताबिक के उससे मुताल्लिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक हो, चाहे वो एकेडमिक्स से मुताल्लिक हो, हर तरह का जो डिसीजन है उसकी फाइनल अथॉरिटी जो है वो सिंडिकेट होती है, या अप्रूविंग अथॉरिटी है या रिकमेंडिंग अथॉरिटी। इसके ऊपर कोई सेनेट होती है और सेनेट के ऊपर चांसलर होते हैं। तो कुछ डिसीजन जो है, कुछ पावर सिंडिकेट के पास है, जो जिसमें सिंडिकेट चीजों को अप्रूव कर सकती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सिंडिकेट जो है वो उसको रिकमेंड कर देती है सेनेट को, कि सेनेट को अप्रूव करे। सेनेट एक बड़ी बॉडी है। सिंडिकेट में तकरीबन 19 से 20 लोग होते हैं, उसमें मेंबर्स हैं। इसमें एक प्रोफेसर होता है, इलेक्टेड मेंबर होता है, इलेक्शन के जरिए आता है। एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, और एक टीचर, एक डीन होता है जो कि गवर्नर नॉमिनेट करता है। इसके अलावा 2 लोग जो है गवर्नर से नॉमिनेट करता है, जो कि एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, गवर्नर से नॉमिनेशन आती है। इसके अलावा जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, वो एक एमपीए को नॉमिनेट करते हैं, उनकी तरफ से एक एमपीए का रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे पास आते हैं।
HEC का नॉमिनी होता है इसमें, HED का नॉमिनी होता है इसमें, और फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉमिनी होते हैं इसमें। इस सारे मिला जुला के तकरीबन कोई 15-16 ये शायद 18-19 लोग होते हैं। 18-19 लोगों को मिश्र पूरा एक बोर्ड होता है जिसके आगे यूनिवर्सिटी के तमाम मैटर्स जो हैं वो रखे जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। एक यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर जो है उसका असातिज़ा है, एक स्टेक होल्डर जो है उसके स्टूडेंट्स हैं, और तीसरा स्टेक होल्डर जो है वो सोसाइटी है। सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है यूनिवर्सिटी। तो इस हवाले से तीनों की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं, तीनों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस सिंडिकेट में जरूरी है। तो असातिज़ा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग करते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की सीट पे। और वो जो लोग नॉमिनेटेड बाय जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो मुख्तलिफ MPAs हैं या उसके अलावा एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दो हमारे जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी भी इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन लड़के आते हैं, तो वो स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से तीनों स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है ताकि उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जा सके। कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए जो किसी के लिए नुकसानदेह हो, कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए जहाँ एक को तो बहुत बेनिफिट मिल जाए और दूसरे को नुकसान एट द कॉस्ट ऑफ सेकंड पार्टी, ऐसा डिसीजन हो। इसलिए ये सिंडिकेट जो है ये बनाई जाती है, उसमें मेंबर्स रखे जाते हैं तमाम स्टेक होल्डर। और ये 1 साल का टेन्योर होता है? नहीं, ये 3 साल की, 3 साल का होता है। ये 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल के लिए इसमें इलेक्शन होता है, 3 साल बाद फिर दोबारा से इस तरह से ये सिलसिला चलता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुहिम चल रही है। परसों इलेक्शन है, रिजल्ट आ जाएगा तो असल में क्या सूरत है। आपको कामयाबी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर लीडरशिप में जब वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह तरक्की कर रही है, बताइएगा। सर, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे पे खास मेहरबानी की इस यूनिवर्सिटी पर और इस खित्ता भावलपुर पे। अल्लाह ताला ने कोई खास मेहरबानी की, हमारी कोई ऐसा अमल जो है अल्लाह को पसंद आ गया, तो उसने असल महबूब साहब की सूरत में हमें एक फरिश्ता से इंसान जो है भेज दिया हमारे पास, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को उस ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा दिया। आप रिसर्च को देख लें, इनके जब असल महबूब साहब आए, मैं उस वक्त भी असल महबूब साहब पहले भी मैं एडमिशन कमेटी को देख रहा था जी, और उसके बाद भी। तो ये एक विजनरी पर्सन का पता चलता है। हमें पहले हम करते थे तो हम कहते हैं बस इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले रहे, ये बहुत है, इवनिंग बंद कर दिया जाए, वीकेंड में कोई नहीं होना चाहिए। तो हमें हालांकि मैं बहुत कहा करता था कि यार देखिए, स्टूडेंट जो है वो बेचारा, उसे हम एडमिशन नहीं देंगे, वो किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। प्राइवेट कॉलेज हमारा ही एफिलिएटेड है, उसको डिग्री हम नहीं देनी है। जब हम नहीं डिग्री देनी है तो अपना एडमिशन क्यों ना दे दें? हमारे पास जगह भी है, हमारे पास टीचर्स भी हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो हम क्यों ना उनको यूटिलाइज करें, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वो अल्हम्दुलिल्लाह असल महबूब साहब जब आए तो उन्होंने उनका नहीं, हमें ये एडमिशन बढ़ानी है, टास्क हमें मैं था, मेरे साथ पूरी टीम थी, टास्क मिला, हमने इस पे काम शुरू किया। 13,000 से हमने स्टार्ट किया जी। 2 साल पहले यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ थी 13,000 थी, और इस दफा जब एडमिशन हो जाएंगे तो हम 55,000 को आराम से 55,000 को हम इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे, 55,000 में हम चले जाएंगे। तो 13,000 से 55,000 का सफर है ये 2 साल के अंदर। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि पेस कितनी है, काम की रफ्तार क्या है। तो इसी से तो ये एक जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसी साथ हमारे पास जो हमारा स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी की, फैकल्टी की, वो भी बढ़ी। हम 600 से 1,000 पे पहुंच गए। 1,000 की फैकल्टी है, उस 1,000 की फैकल्टी में हमारे तकरीबन 50% जो है वो PhD, और अब बहुत से लोग जा रहे हैं, PhD कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो PhD की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टी बढ़ रही है। क्वालिफाइड फैकल्टी बढ़ने से फ़ायदा है कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और जो क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट है, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है, वो भी बेहतर हो रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम वर्ल्ड रैंकिंग में भी आ गए हैं, 12 नंबर पे जी। हम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 1000 में आ गए हैं, पाकिस्तान में 12 नंबर जी। तो ये इसीलिए है कि ऐसा ऐसा क्वालिटी जो है वो हमारी इम्प्रूव होती है। देखिए, कोई जादू का चिराग तो है नहीं कि आप यूँ फेरे और
चीज़ें बदल जाए। चीज़ चेंज जो है वो टाइम लगता है, और वो एक मोमेंटम जो है वो बन चुका है, और मोमेंटम पे काम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगले 2 साल में आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा और जहाँ पे तादाद बढ़ी है वहाँ पे बिल्डिंग को देखने बगदाद कैंपस में बिल्डिंग्स भी बढ़ रही है, कितनी तादाद बढ़ रही है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एक तो हमारा प्रोजेक्ट है वो 4000 मिलियन का, 4 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा अप्रूव किया, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, इस तरीके से एक पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, और हॉस्टल्स हैं, कैंपस में भी बिल्डिंग जी। फिर इसके अलावा जो बीटी मोड है, जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमारा काम चल रहा है, 4-5 बिल्डिंग वो बन रही है। तो इंशाल्लाह अगले 2 साल में आप एक बहुत बड़ी चेंज देखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, कि थोड़ा सा प्रेशर आया है वो जो तादाद बढ़ने की वजह से यूनिवर्सिटी के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने का प्रेशर आया है, वो प्रेशर भी अगले 1-1.5 साल 2 साल में वो भी रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आई एम वेरी होपफुल कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लेंगे। वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वालिटी स्टडी और क्वालिटी रिसर्च का है, इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। सर आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? सर देखें, हर मुसलमान की आइडियल पर्सनैलिटी तो मेरे पास है, वो तो दूसरी नहीं है। और उनके बाद जो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी वो कायद आज़म है, और उसकी वजह ये है कि कायद आज़म जो थे बहुत अपराइट पर्सन थे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, गलत बयानी नहीं करते थे। तो मैं खुद भी इसी बात का कायल हूं कि सीधी बात कर दें, किसी को धोखे में ना रखें। आपको शायद सच कहने में एक दफा मुश्किल होगी, लेकिन झूठ कहने में आपको 10 दफा मुश्किल होगी। तो वो एक दफा की मुश्किल उठा लें, 10 दफा की मुश्किल उठा लें, एक दफा की शर्मिंदगी उठा लें, 10 दफा की शर्मिंदगी उठा लें। तो इसलिए सही बात कर दें, और बिल्कुल उसूलों में डटे रहें, उसूल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और मेरिट आपका पहला। मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी सिंडिकेट की हुई है, तो मैंने बड़ी तमाम दोस्तों से अपने एक ही बात कही है कि मैं कोई वादा नहीं करूँगा आप लोगों से। ये वादे जो हैं वो टरखाने के लिए जा रहे हैं, वादा कोई नहीं करूँगा। ये बता रहा हूँ कि मेरिट पे काम करूँगा। अब मेरिट के साथ चलेंगे, मेरिट पे अगर आप चलें तो किसी की हार्ट बर्निंग नहीं होती, दिल आज़ारी किसी की नहीं होती अगर आप मेरिट, और अगर आप जहाँ आप मेरिट को छोड़ेंगे वहाँ पर हार्ट बर्निंग भी है, वहाँ ज़्यादतियाँ भी हैं। ज़्यादती हमेशा उस वक्त होती है जब मेरिट से हटी काम करते हैं। तो आप मेरिट पर रहें, इंशाल्लाह कभी कोई परेशानी नहीं। अदब के हवाले से बात करें तो अदब को किस हद तक जानते हैं? अदब में यार जी, मेरे वालिद साहब शायर थे माशाल्लाह, और मेरे भाई जो हैं वो भी उर्दू के उस्ताद हैं, माशाल्लाह। तो अदब तो खैर हमारे घर में था, और पढ़ने पढ़ाने का शौक रहा, शायरी भी पढ़ी, नॉवेल्स भी पढ़े, बचपन से पढ़े। कभी खुद शायर बन नहीं पाया, कभी वो क्वालिटीज जो शायर की होती हैं शायद वो नहीं आई। तो बिजनेस वाला माइंड था ना। आपके दिल करता है शेर व शायरी करने का, शायरी नहीं करने का कभी दिल नहीं किया, क्योंकि मेरा उसका रुझान नहीं है। पढ़ने का है, पढ़ी बहुत पढ़ी, फैज को बहुत पढ़ा, फराज को बहुत पढ़ा, और उसके अलावा बहुत सारे शायर, इकबाल को बहुत पढ़ा, और बहुत सारे गालिब को पढ़ा, बहुत सारे शायर बहुत पढ़ा मैं। फेवरेट राइटर कौन है आपके? देखिए मैं बदलते रहते हैं मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ। मैं बचपन में होता था तो मैं बच्चों की कहानियाँ पढ़ा करता था, तो उस वक्त वो एक इश्तियाक की कहानियाँ आया करती, जासूसी कहानियाँ आती, बड़ी शौक से पढ़ा करता था। तो उस वक्त बहुत शौक था उसको, बड़ा मुझे पसंद था। फिर ज़रा बड़ा हुआ तो मुझे अदब की तरफ रुझान हुआ, तो नसीम मिजाजी को बहुत पढ़ा मैंने। नसीम मिजाजी के सारी किताबें, सारे नॉवल पढ़े, बड़ा मुझे पसंद थे। तारीखी तो थोड़ा सा तारीखी बहुत पसंद थे। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा और ज़रा मैच्योरिटी की तरफ गया, तो मुझे तंज़ मज़ाह पढ़ने का बहुत शौक। शफीकुर रहमान को पढ़ा, मुश्ताक अहमद यूसी को पढ़ा, इसी तरीके से और 2-3 लोगों ने पढ़ा। मुश्ताक यूसी मुझे बड़े पसंद है, मुश्ताक यूसी मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे पसंदीदा राइटर में से एक राइटर है।
उसको बहुत पढ़ा मैंने। इस तरीके से शेर शायरी में मुझे हमेशा से फराज बहुत पसंद है। फराज को बहुत पढ़ा, वो सारी किताबें पढ़ी हुई हैं फराज की मैंने। फैज़ बहुत पसंद है। फैज़ का जो नज़म का हिस्सा है, फैज़ की नज़म बहुत शौक से पढ़ी मैंने। अमीर सामजिद को कोई शेर सुनाना चाहेंगे? अमीर सामजिद की नज़म जो है वो मैंने बहुत पढ़ी है। वो फैज़ का एक शेर है, जश्न मक्तल ही ना बरपा हो वरना आम में बाब जौला ही सही नाचते गाते जाते। क्या बात है। और इसी तरह से जी बिल्कुल। सर आपकी नज़र में रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? सर रीडिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, ये ड्रॉबैक है आज के सोशल मीडिया का कि हमारे स्टूडेंट ने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना जो है वो आपका 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 जो माइंड है ना उसको ओपन करता है, आपके राहें खुलती हैं, सोच की राहें खुलती हैं पढ़ने से। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर आप गेन नहीं कर सकते। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं पढ़ने के। आपके दिमाग में चीज़ें, आपको सोचने की सलाहियत पैदा होती है, टेम्परामेंट बनता है। कि आपका टेम्परामेंट बनता है। क्योंकि मैं रिसर्च की बात अगर करूँ तो रिसर्च बगैर पढ़े नहीं किया सकता। रिसर्च के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपका रीडिंग का टेम्परामेंट, क्योंकि रीडिंग के बगैर रिसर्च नहीं हो सकती। आप जब तक रीड नहीं करेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, तो आप एक्चुअल जेन्युइन रिसर्च नहीं कर सकते। आप ऐसे कॉपी पेस्ट वाला रिसर्च तो कर लेंगे, लेकिन जेन्युइन रिसर्च जो है आप नहीं कर सकते अगर आप पढ़ेंगे नहीं। तो रीड, मैं हमेशा अपनी क्लास को एक बात कहा करता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू रिसर्च। कोई शॉर्टकट नहीं है। रिसर्च के लिए आपका वही रास्ता है लंबा, जो पहले था और जो आज भी वही है। जो आज से 100 साल पहले रिसर्च थी, आज भी रिसर्च का रास्ता वही है। रास्ता वही जाता है, फॉलो हमने उसी फुटस्टेप्स को करना है। कोई शॉर्टकट नहीं है रिसर्च। और रिसर्च स्टार्ट होती है, जो पहला स्टेप है रिसर्च का, वो रीडिंग है। मैं पीएचडी करने गया तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे, मैं शुरू में हम पाकिस्तानी कल्चर से गए जी, तो मैंने कोई 15-20 दिन बाद मैं सुपरवाइजर के पास चला गया। मैंने काम शाम बताया, मैंने क्या राइटर पे शुरू करेंगे, गो एंड रीड। मैं पढ़ने चला गया, मैं अच्छा और पढ़ना शुरू कर दिया। तो महीने बाद दोबारा गया, तो नो गो एंड रीड, चला गया। तो 3 महीने बाद मैं सुपरवाइजर को भाई बहुत पढ़ लिया जी, कुछ हमें राइटर की तरफ लेके जाए जी। नहीं, 1 साल से पहले मैं मुझे लिखूंगा। अच्छा, 1 साल आपने सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ें और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, नॉलेज के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, लर्निंग करें। फिर मुझे जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उस एरिया की तमाम डिटेल्स को पढ़ें, फिर आप आगे आए। तो ये जरूरी है, ये स्टूडेंट के अंदर ये सोच पैदा करना जरूरी है कि आप बगैर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए अपने अंदर हम रिसर्च की तरफ नहीं जाते। अगर रिसर्च करनी है तो लाजमी है कि हम पढ़ेंगे, पढ़े बगैर रिसर्च नहीं हो सकता। आपकी इस कामयाबी के सफर में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर मैं मेरे हर कदम पे मेरे सब दोस्तों ने मुझे साथ दिया। मेरे वालिदैन की दुआ तो खैर उसका तो कोई नेम बोला जाए ही नहीं। वालिदैन जो है वो तो उनकी दुआएं तो आपको हर कदम पे साथ देती हैं। दोस्तों ने मेरे बहुत साथ दिया। मैं आपको मिसाल दूं कि मैं HEC में हुआ करता था, मेरे पास एक दोस्त है, मैं दोस्त जो कामयाबी की समझ की आप बात कर रहे हैं जी जी, मेरे दोस्त साहब ने कहा यार PhD के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कर लेंगे। मेरे पास वहाँ यूनिवर्सिटी में थे, वो मेरा यूनिवर्सिटी का नेट जो सही नहीं चल रहा, HEC में नेट अच्छा चलता तो यहाँ बैठ कर लूँ, कर ले, यहाँ बैठ के वाईफाई चल रहा है, कर ले। उन्होंने वहाँ बैठ के अप्लाई करना शुरू कर दिया, मेरे ऑफिस में बैठे। मुझे कहने लगे आपको भी अप्लाई कर दूँ, मैं क्या कर दे अप्लाई कर दे। तो उन्होंने अपना फॉर्म फिल करने के साथ साथ मेरा फॉर्म भी फिल कर दिया। डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे स्कैन हुए पड़े थे, मैंने ये डॉक्यूमेंट है उन्होंने वो भी अपलोड कर दिए। उसके बाद उसमें एक $25 फीस होती थी, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस थी, वो भिजवानी थी। वो गए, उन्होंने खुद ही $25 का पे ऑर्डर बनवाया, वो भी खुद ही भिजवा दिया। उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन चली गई।
3 महीने बाद जब मुझे एक्सेप्टेंस आ गई यूनिवर्सिटी से, जी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, आप आ जाएं आप, माशाल्लाह, तो फिर तो ये फिर दोस्तों का किरदार। क्या दोस्त मुझे उन्होंने उन्होंने मुझे आगे इनकरेज किया और मैं इस रास्ते पे एक एडमिनिस्ट्रेशन से एकेडमिया की तरफ में चल पड़ा। जी, फिर जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ भी हमारे पाकिस्तानी थोड़े से दोस्त थे। मैं वहाँ पहुंचा मलेशिया यूनिवर्सिटी में, 8-10 लोग पाकिस्तानी थे वहाँ पे। वहाँ इस्तकबाल करने वाले ही एक हमारे पाकिस्तानी दोस्त थे, मुझे लेने के लिए बस स्टेशन पे आए थे। अच्छा, हालांकि ना मैं उन्हें जानता था ना वो मुझे जानते थे, बस सिर्फ ऐसे ही हमने एक ईमेल की कि मैं आ रहा हूँ, कोई अगर मुझे गाइड करने वाला हो, तो अपनी गाड़ी लेके वो बस स्टेशन पहुंचे। क्या बात है, उन्होंने मुझे वहाँ पिक किया। वहाँ कुछ हमारे दोस्त पाकिस्तानी रहते थे, मेरा हॉस्टल नहीं हुआ था, हॉस्टल को सैटरडे संडे था, जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएंगे तो मंडे को अब आपको हॉस्टल में कमरा देंगे। तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पहले ही मेरे कमरे का इंतजाम कर रखा था। उन्होंने अपने पास ही कि एक रात के लिए परेशानी हो गई इनको, एक रात उन्होंने रहने का इंतजाम पहले किया हुआ था। तो मुझे वहाँ खाने वाने का बड़ा अरेंजमेंट था, कुछ किया होता, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर अगले दिन हमारा हॉस्टल का हो गया। फिर जब मेरी फैमिली आई, मैं फैमिली को ले गया साथ, मेरी फैमिली आने लगी तो मेरे दोस्त के साथ मिलकर हम घर ढूंढते फिर रहे थे उनके लिए, घर ढूंढवाया। तो दोस्तों का बड़ा किरदार है, दोस्तों का बड़ा किरदार होता है आपकी हर कामयाबी में। दोस्त आपके साथ खड़े होते हैं। मेरे बड़े दोस्त, अच्छे दोस्त, मेरे दोस्त हुआ करते थे, इंडिया से थे, पाकिस्तान नाम था, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, आजकल सऊदी अरब में होते हैं। तो उन्होंने बड़ा साथ दिया हमें हर वक्त में, मेरे साथ साथ जहाँ जाना है कोई मसला हो तो मेरे साथ खड़े होते थे। बड़ा अच्छा ताल्लुक उनसे आज भी है। सऊदी अरब में होते हैं, मैं उम्रा करने एक दूसरा गया तो मेरी वहाँ मुलाकात हुई। तो दोस्त जो है वो हर वक्त साथ होते हैं। फिर फैमिली जो है, फैमिली सेक्रीफाइस करती है, फैमिली सेक्रीफाइस करती है। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने, जाहिर है उन्हें पता था कि मुझे टाइम चाहिए, जो पढ़ना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, तो वो उसके लिए उन्होंने अपना टाइम। शादी कब की आपने? शायद तो मेरी 2001 में हुई थी। अच्छा, पीएचडी में 2010 में किया जी, तो शायद तकरीबन 9 साल के बाद पीएचडी किया। फैमिली तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े थे, स्कूल गोइंग थे, तो वो बच्चे जो हैं फिर उनका टाइम मेरे पास पढ़ना, मैं रात को पढ़ा करता था, तो दिन में बच्चे, मैं दिन में बच्चों को टाइम दिया करता था, रात को मैं रखा हुआ था, रात 11 साढ़े 11 बैठ के सुबह फजर तक जो है वो पढ़ाई का काम करता था। नहीं इस तरीके से तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्त आपको सहारा देते हैं, फैमिली आपको अपना टाइम सेक्रीफाइस करके सहारा देती है, वालिदैन अपनी दुआओं के जरिए सहारा देते हैं। ठीक है, तो सारे हर हर जो आपका इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं वो सबकी कंट्रीब्यूशन होती है आपके एजुकेशन में, आपकी कामयाबियों में, आपके रास्ते में, तरक्की में, सबका हिस्सा कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होता है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? हाँ, कामयाबी सर बहुत आसान सी चीज है। मैं ये नहीं समझता कि कोई सदर बन जाए, कोई बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट कर ले, बहुत बड़ा कारनामा कर ले। मेरी नजर में कामयाब वो है जो खुश है, जो अपनी खुशगवार जिंदगी गुजारता है, जो दुनिया में बगैर परेशान हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। मेरे नजर में उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई भी नहीं है। जिंदगी में कामयाबी जो है खुशी का दूसरा नाम है। तो अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हैं, और अगर आप खुश हैं तो मजदूर भी खुश है। अगर एक मजदूर मजदूरी करके खुश है तो वो वहां कामयाब है। और अगर एक शख्स अपनी अपनी अपने अपने हाइट पे चला जाए, अपने प्रोफेशन के हाइट पे चला जाए और वो खुश ना हो, तो मैं समझता हूँ कामयाब नहीं। कामयाब वो है जो खुश है। तो मेरे नजदीक खुशी जो है वो कामयाबी का नाम है। पाकिस्तान के कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? बहावलपुर। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं आपके? सर बहावलपुर है, सर कोई जंगल बदल नहीं है। सही, बहावलपुर वो शहर है जो आप दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाएं, ये इसको आप नहीं भूल सकते। बिल्कुल, इसकी अट्रैक्शन ऐसी है जो आपको दुनिया के दूर दराज खत्ते से भी खींच के ले आता है। तो मेरी जॉब हो गई, मैं जब गया पीएचडी करने तो मलेशिया में, उन्होंने जॉब ऑफर हो गई, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा नहीं अब तुम रहोगे जाके। जी, मैंने सारे तो मैंने वहाँ से पूरी अमृतसर उठाया,
मैं वापस आ गया जी पाकिस्तान आया। मैंने अम्मी से मैंने कहा, मैंने जी अब तो चूंकि आपने बुलाया है तो अब मैं इस्लामाबाद में नहीं रहूंगा, मैं बहावलपुर में रहूंगा। तो अल्लाह के देखें, माँ की जो दुआ की जो ताकत है ना, जी आप उसका अंदाजा यहाँ से लगाएं कि मैं अपनी जेब पे मैंने रिजाइन लिखा और मैं रेजिग्नेशन लेके HEC गया रिजाइन करने के लिए 2013 के बाद। जी मैं कहा जब मैं यूनिवर्सिटी, अब मैं इस्लामाबाद, मेरी माँ ने बुलाया भावलपुर में, भावलपुर में ही रहना है। सही मैं रिजाइन लिख के इस्लामाबाद गया। मैं जैसे ही इस्लामाबाद में एंटर हुआ, HEC में एंटर हुआ, तो सब ने मुझे वेलकम किया और उन्होंने कहा यार आप चेयरमैन साहब बुला रहे, चले जाए फौरन वहाँ जाए। मैं यार चला जाता हूँ, जाहिर है मिलूंगा सही, डॉक्टर मुख्तार साहब हुआ ठीक करते थे, मिलना तो है। मैं कि नहीं आप फौरन, मैं फौरन खैर मैं चला गया वहाँ पे। चेयरमैन साहब गए, वो यार बड़े वक्त पे आए, मैंने सर क्या हुआ, कि बस तुम ऐसा करो कि अभी भावलपुर चले जाओ। मैंने कहा सर खैरियत, कि नहीं नहीं हमें भावलपुर में बंदे की फौरी जरूरत है और हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो अभी चले जाओ। अभी मुझे उन्होंने रेडी रात तक नहीं गुजारा, मैं सुबह पहुंचा हूँ और उन्होंने कहा कि नहीं आप रुके नहीं, आप अभी वापस चले जाए। तो मैंने उससे मीटिंग की, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग तक नहीं कर रही थी, उन्होंने ज्वाइनिंग यहाँ रखो, अप्रूव होती रही, नोटिफाई होती रही, आप फौरन भाव कि हमें वहाँ एस्टेब्लिश करना है और वहाँ पे एक बंदा आपने भेजा है, वो क्लरिकल स्टाफ है, तो मेरे को ऑफिसर चाहिए जिसने वहाँ लीगल सेंटर पर। मैंने देखा अल्लाह ताला की जो मुझे इतना अंदाजा हो कि माँ की दुआ है और कितनी ताकत है। जो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तू भावलपुर आ जाने पास, और मैं ये सोच गया कि मैं रिजाइन करके जाऊँ, कर दूंगा बस, अब मैं छोड़ दूँ। और अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त किया कि मैं वापस इस्लामाबाद गया और इस्लामाबाद में भावलपुर भेज दिया। मैंने अभी कभी बाप ने बड़ी दुआ की, देखिए मैं वापस आ गया वापस, तो मैं वापस भावलपुर आ गई। मैं 2 साल तक मैं यहाँ चलाता रहा और 2 साल बाद मैंने यूनिवर्सिटी। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं चावल बड़े शौक से खाता हूँ और मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, वाइट वाला चावल और उसमें दाल हो, तो मेरी सबसे फेवरेट डिश है। आपके घर में जो फेवरेट डिश बनती है आपकी दाल चावल? हाँ। आपकी फैमिली में से? हाँ मैं फैमिली में से क्या? फैमिली में से मतलब आप दाल चावल? हाँ मैं दाल चावल। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो वीकेंड पे आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे जाते हैं? हाँ कभी कभी, हाँ वीकेंड में या फोर्टनाइटली, 15-20 दिन में, महीने में बनता है। आपका वीकेंड कैसे गुजरता है? रेस्ट करते हुए जो मैं काम, मेरे पास जिम्मेदारी जो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली थक जाता हूँ। तो फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा एक उसूल है कि संडे इज अ संडे, संडे है वो बेटे का दिन है, तो मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, तो मैं अपने बच्चों को टाइम संडे जो है फैमिली के साथ कोशिश होती है कि उनके साथ गुजारूं। भाई मेरे यहाँ होते हैं, भाई पास चले जाते हैं। सारा दिन काम करते हैं, दिन मसरूफियत रहती है, वीकेंड करते हैं, तो रात को जब सोने के लिए जाते हैं तो जो सारा दिन का एक्टिविटी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि मैंने आज क्या किया, अंदाजा लगाते हैं। इतना टाइम नहीं मिलता, मैं लेटता हूँ और सो जाता हूँ। नहीं लेटता हूँ और सो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। मेरा देखिए, मैं ना, मेरा एक बड़ा उसूल है जिंदगी का, मैंने बहुत छोटा सा उसूल बनाया है, अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो लोग पीछे देखते हैं वो पीछे फंस जाते हैं। पीछे क्या हुआ, जो हो गया वो हो गया, उसमें पछताना नहीं है। गलत हुआ है तो उन्हें ठीक करना है, गलत हो गया है तो उसपे पछता के रुक नहीं जाना। तो जो लोग मैं देखता हूँ जो पीछे देखते रहते हैं वो अपने माजी में फंसे रह जाते हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल को बना नहीं सकते। अगर मुस्तकबिल अपना बनाना है तो फिर माजी से सबक जरूर सीखिए, माजी में उलझ जाना है, बस ये मेरा उसूल है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि टूरिज्म का आपको कितना शौक है और कहाँ कहाँ जाते हैं? टूरिज्म का मुझे है, बिल्कुल शौक है। मैं तो पाकिस्तान तकरीबन सारे घूमा हुआ है और बाकी दुनिया में और भी काफ़ी सारे मुल्क मैं फिरा हुआ हूँ। सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जैसे थाईलैंड है, सऊदी अरब है, दुबई है, ये सारे देखे हमने, फिरा हुआ हूँ यहाँ पे। और भी जब भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं, अभी कोविड ना आता तो मेरा अभी नॉर्वे का प्रोजेक्ट था, तो देखें अभी कोविड में क्या सूरत बनती है, तो जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाता हूँ। जी।
डॉक्टर साहब, आखिर में आप अपने दोस्त अहबाब को, फैकल्टी मेंबर को, यूनिवर्सिटी के तुलबात को आप क्या मैसेज देंगे? मैं जैसे भी आपसे कहा कि मेरा मैसेज यही है कि मेहनत करें, सिंसियरिटी के साथ मेहनत करें, मुकम्मल ईमानदारी से एफर्ट करें, ये सोचे बगैर कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, सही है गलत है, इसको छोड़ दें, मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। अगर चीज़ आपके हक में होगी तो नतीजा भी आपके हक में निकल आएगा, और अगर चीज़ आपके हक में नहीं होगी तो नतीजा आपके हक में नहीं निकलेगा। इसको इसके ऊपर ही अभी आपको लगेगा यार ये तो मैंने जिस तरह सोचा था उस तरह नहीं निकला, तो वो अल्लाह ज़्यादा बेहतर मंसूबा साथ है। मगर वो मगर अल्लाह खैरुल माकिरीन, कि जो अल्लाह का जो मकर है, यानी अल्लाह का जो मंसूबा है वो इंसान से ज़्यादा बेहतर, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है, ज़्यादा बेहतर जानने वाला है। तो अल्लाह जो है उस पर छोड़ दे, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे, और अल्लाह ताला हमेशा इंसान का अच्छा ही करता है, बुरा नहीं करता। तो इसलिए मेहनत करें, जान से मेहनत करें, और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आपसे बहुत कुछ सीखने का मिला, रिसर्च के बारे से बात की, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे से बात की, बहुत डिटेल से की। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। प्रोफेसर डॉक्टर जवाद इकबाल सदीकी हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने रिसर्च कल्चर के हवाले से बात की, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से बात की, ओवरऑल सर की लाइफ के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू की। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।